सभी को नमस्कार। एग्ज़ाम हेल्प के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज हम मुख्य रूप से जो हमारा टेस्ट नंबर 2 आयोजित हुआ है 26 तारीख को आज के दिन, उसका वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे और उस सॉल्यूशन के अंदर हम ये प्रयास करेंगे कि एम्ब्रियोलॉजी जो है, डेवलपमेंट बायोलॉजी जिसको बोलते हैं, उसमें से किस प्रकार के प्रश्न आने वाली जो परीक्षा है उसके अंतर्गत आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रयास किया है कि वैसे ही प्रश्न पुराने जो पेपर्स हैं उनको देखते हुए राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी की पुस्तकों का जो सार संग्रह है उसमें से हमने ये 45 प्रश्न तैयार किए हैं और इन 45 प्रश्नों को आपने आज पेपर के माध्यम से सोल्व किया है और आने वाली परीक्षा है उसमें आपको इसी प्रकार के प्रश्न हूबहू देखने को मिलेंगे। यदि आपने अच्छे से इनको तैयार किया है और नहीं भी किया है तो भी आपको टेस्ट होने के बाद, हमें बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो टेस्ट देने के बाद मायूस हो जाते हैं और घबरा जाते हैं कि सर हमारा तो पेपर अच्छा नहीं हुआ, प्रश्न कम सही हो रहे हैं। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब जो समय है जिसके अंतर्गत आपने टेस्ट देने के बाद आप प्रयास करें कि चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो हो, टीचिंग मेथड हो, उनको आप घर पर जाकर ऐसे प्रश्नों का बार बार अभ्यास करें ताकि आगे आने वाले समय में जब हमारी 2.0 टेस्ट सीरीज ये स्टार्ट होगी उसमें पुनः आपको ऐसा मौका मिलेगा, तब आपका जो सीक्वेंस है उसमें सुधार होगा। क्योंकि धीरे धीरे जो गलतियां हैं ये सारी चीज़ें हमारे हैबिट में नहीं है, क्योंकि हमें आदत है केवल थ्योरी पढ़ने की और थ्योरी से हमारा प्रश्न सही नहीं होता है। जितने आप हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारी पुस्तकें हैं केमिस्ट्री बायो की, उनसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले निकालें, उस टाइप के प्रश्न निकालें और थ्योरी पढ़ें, तो उससे आपको अच्छा खासा इसका फायदा देखने को मिलेगा। तो इस टेस्ट के अंदर हमने पूरा प्रयास किया है कि आपको इस प्रकार के प्रश्न दिए जाएं ताकि आप एग्जाम ओरिएंटेड अपनी जो तैयारी है उसको और अधिक अच्छे से कर पाएं। तो हम शुरुआत करते हैं आज के सॉल्यूशन के पार्ट में। और सॉल्यूशन भी हम एक और नया परिवर्तन, अमूलचूल परिवर्तन हम लेके आए हैं कि अब सॉल्यूशन आपको एक नहीं 2 या 3 क्लास के अंदर मिलेंगे ताकि हर एक टॉपिक को अच्छे से आप तक पहुंचाया जाए। क्योंकि हम केवल आपको उत्तर बता दें, उत्तर बताने से क्या है कि बच्चा उन 4 ऑप्शन पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है कि क्योंकि हर एक प्रश्न का जो ऑप्शन है वो इम्पोर्टेंट है। उस ऑप्शन के आधार पर आप कई प्रश्न उसके तैयार कर सकते हैं। जैसे मैं बायो के आपको 45 प्रश्न कराऊंगा तो उसमें 60 से 70 प्रश्न आपके तैयार होंगे, पूरी यूनिट टॉपिक वाइज इसमें आपके प्रश्न अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और इसके साथ साथ उसका सॉल्यूशन आप एप्लीकेशन एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ आपको डाउनलोड करना है, उस पर ये पूरे सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। अब इसको 2 या 3 पार्ट में हम देखेंगे। इसका जो पहला पार्ट है वो हम देखने जा रहे हैं और इसमें एक सूचना ये भी है कि अभी ये टेस्ट सीरीज जयपुर, सीकर और सूरतगढ़ केंद्र पर संचालित है, जोधपुर में भी संचालित। आप ऑफलाइन दे सकते हैं, ऑनलाइन आप एग्जाम हेल्प का जो एप्लीकेशन वो डाउनलोड करें, वहाँ भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी जो फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज है वो भी संचालित है, जो बहुत अच्छे लेवल के जो प्रश्न आपको उसमें मिलेंगे, राजस्थान जी की हो, इंडिया की पॉलिटिकल हो, सारी चीज़ें। और इसके साथ साथ उसका जो पैटर्न है वो हमने 15 दिन से पेपर का शेड्यूल रख रखा है ताकि बच्चा फर्स्ट पेपर भी अच्छे से साथ साथ पूरा कर पाए। क्योंकि दोनों का यदि हम 7 दिन से रखें तो पूरा शेड्यूल बच्चा कवर नहीं कर पाता है। इसके साथ साथ गणतंत्र दिवस के ऊपर हमने इसके ऊपर उपलक्ष्य में ऑफर भी रखा हुआ है, जो जब ये सारी टेस्ट सीरीज के ऊपर 25% की छूट आपको दी जा रही है, जिसमें 899 में ये वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल रही है। प्रथम प्रश्न पत्र मात्र 375 रुपये में अवेलेबल है। वरिष्ठ अध्यापक रिकॉर्डेड 3.0 375 रुपये में है। और विज्ञान पार्ट 2 विदाउट वीडियो सॉल्यूशन भी आप ये टेस्ट सीरीज लेना चाहिए तो 449 रुपये में आपको मिल रही है। ये ऑफर आपका कल तक है, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। और अच्छे प्रकार के टेस्ट आपको एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ पर जो आरपीएससी में चयनित अभ्यर्थी है उनके द्वारा ये प्रश्न पत्र तैयार किए जा रहे हैं और जिसकी पूरी टीम हमारी इसके लिए संकल्पित है। और आने वाली जो परीक्षा है उसके अंतर्गत हम अपना जो परचम है वो लहराएंगे। आपका सहयोग अपेक्षित है। तो हम शुरू करते हैं, सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं, सॉल्यूशन को शुरू करते हैं किस प्रकार के प्रश्न आज के पेपर में रहे। आज का जो पहला पेपर था, इससे पहले हमारे सबसे पहले 40 प्रश्न आपके केमिस्ट्री के रहे, उसके बाद 41 से लेकर 45 तक रहे, 46 से लेकर 85 तक हमारे किसके थे, फिजिक्स के थे। और इसी तरह 86 से लेकर 105 आपके किसके थे, टीचिंग मेथड के थे। और 106 से लेकर आगे हमारा जो है 100-150 तक पूरे 45 प्रश्न आपके बायो के। शुरुआत करते हैं। शुरुआत आज का जो हमारा टॉपिक था इसके अंतर्गत आप सबको पता है कि एम्ब्रियोलॉजी, प्लांट एनिमल डेवलपमेंट बायोलॉजी जिसको बोलते हैं। पहला प्रश्न था कि शुक्राणु के मध्य भाग तथा पूंछ के अक्षीय तंतु में तंतुओं का विन्यास क्या होता है। बहुत अच्छा प्रश्न था, यदि आपने इसको देखा हो बहुत आसान सिंपल प्रश्न था। अब ये प्रश्न करने के लिए आपने, बहुत से साथी कंफ्यूज भी हैं, ऐसा प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है और आने सेकंड ग्रेड में अब तक नहीं पूछा गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब की बार यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। अब इसका उत्तर सबको पता है कि 9 डबलेट और 2 सिंगलेट तंतु इसमें जुड़े रहते हैं। अब होता क्या है, शुक्राणु के मध्य भाग तथा पुच्छ भाग में
जो दूरस्थ सेंट्रियोल है, आपको पता है ग्रीवा वाले भाग के अंदर दूरस्थ सेंट्रियोल पाया जाता है ग्रीवा भाग में। जो ग्रीवा भाग है उसके अंतर्गत दूरस्थ सेंट्रियोल पाया जाता है, दूरस्थ सेंट्रियोल, जिसका एक तंतु बाहर निकलता है, जो तंतुनुमा संरचना के रूप में बाहर निकलता है, उसको हम बोलते हैं अक्षीय तंतु, एक्साइल फिलामेंट, अक्षीय तंतु। अब ये जो अक्षीय तंतु है इसकी संरचना की ये बात कर रहा है। इसका जो है संरचना होती है, 9 तो होते हैं डबलेट और 1-2 होते हैं सिंगलेट। मतलब इसके जो तंतु होते हैं इस प्रकार से, 9 तो इस प्रकार से होंगे और 2 आपके ऐसे अलग अलग होंगे। तो इस तरह से ये तंतु बनेंगे, इस तरह से ये आपके 9 रहेंगे और बीच में आपके क्या रहेंगे, 2 सिंगलेट रहेंगे। ये आपको संरचना इसकी बतानी थी। यदि आपने अच्छे से इसको पढ़ा है तो ये इस प्रकार की संरचना ये बननी। ये था इसका आंसर कि शुक्राणु के मध्य भाग में, आपको पता है शुक्राणु के 3 भाग पाए जाते हैं, सबको पता है। अब प्रश्न एग्जाम में यहाँ से आता है, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि शुक्राणु के 3 भाग कौन कौन से होते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा पहला भाग होता है शीर्ष भाग। शीर्ष भाग जिसके अंतर्गत आप सबको पता है गेलिया कैपिटेलम कैपिटिस बोलते हैं, जिसको गेलिया कैपिटिस या एक्रोसोम नाम से आपने संरचना सुनी होगी। वो सारी चीजें कहाँ, गेलिया कैपिटिस बोलते हैं, जो झिल्ली और प्लस एक्रोसोम को मिलाकर गेलिया कैपिटिस बोलते हैं। इसके साथ साथ यहाँ एक्रोसोम पाया जाता है। इसके बाद होता है मध्य भाग, आगे हम देखेंगे, इसका प्रश्न भी दिया हुआ है। और लास्ट भाग होता है पुच्छ भाग। तो ये जो फिलामेंट है, एक्साइल फिलामेंट, अक्षीय तंतु है, ये मध्य भाग के साथ साथ किस पुच्छ भाग में भी पाया जाता है। तो आगे हम प्रश्न देखेंगे कि जो मध्य भाग है उसमें क्या क्या पाया जाता है। हालांकि पुच्छ भाग का भाग है, पूंछ का भाग है क्या, अक्षीय तंतु, लेकिन ये कहाँ से फैला होता है, मध्य भाग से लेकर पुंछ भाग तक हमारा अक्षीय तंतु फैला हुआ होता है। जो कि दूरस्थ सेंट्रियोल, समीपस्थ सेंट्रियोल और दूरस्थ सेंट्रियोल, 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं मध्य भाग के अंदर, ग्रीवा भाग के अंदर सॉरी। तो उनमें ये क्या है, उनका भाग है अक्षीय तंतु। और अक्षीय तंतु को आगे हम देखेंगे तो 9 डबलेट और 2 सिंगलेट के अंदर ये पाया जाता है, जिसका उत्तर हमारा होगा 3 नंबर। ऐसा प्रश्न आपको तो यहाँ ध्यान रखना है कि शुक्राणु की जो पूरी संरचना है उसको आपको ध्यान में रखना है। ऐसा प्रश्न आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। अब देखो, ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है और आने वाले समय में भी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको बहुत आसान हो सकता है। इसमें कई साथी जो हमारे सूरतगढ़ सेंटर के अलावा थे, हालांकि इसमें करेक्शन करवा दिया था, गलती से वहां 300 को इस प्रकार से आदान प्रदान यदि आप करते, जैसे शुक्राणु शब्द है जो बाद में लिखा गया था, अंडाणु शब्द क्या है पहले लिखा गया, तो उस प्रश्न में मैंने चेंज भी करवा दिया था। ये अपडेटेड है, शुक्राणु और अंडाणु। अब ये पूछ रहा है कि 75 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, 75 जो हमारा प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट है। अब जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न पूछे तो इसका बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीका है कि जब बात करें वो अंडाणु की, तो अंडाणु से हमेशा 1 से 1 बनता है, आप ये ध्यान रखें। तो 75 से आपके 75 रहेंगे, 75 रहेंगे। लेकिन जब बात करें प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, प्राथमिक से क्या बनते हैं आपके 2 बनते हैं और 2 से फिर आगे 2 बन जाते हैं, मतलब 4। प्राथमिक से तो क्या बनते हैं, 4 बनते हैं। और यहाँ होता सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, तो इससे कितने बनते, 2 बनते। तो 75 दूना 150 हो जाते हैं। यदि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की बात करता, ये बात कर रहा है प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट की, जिसका मतलब 75 इंटू 4, मतलब हो जाएंगे आपके 300। तो शुक्राणु बनेंगे और अंडाणु कितने बनेंगे, केवल 75 बनेंगे, जिसका 2 नंबर आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 300 शुक्राणु और 75 अंडाणु। अब आपको इसमें से कैसा प्रश्न याद रखने वाली बात है, ट्रिक मान सकते हैं आप, कि केवल जो प्रश्न बनेगा यहां से आपको केवल 2 चीजें हमेशा इसके लिए 1 से 1, ये जो दे रखा है संख्या सेम याद रखनी है आपको। लेकिन जब यहां प्राथमिक की बात करें तो आप 1 से 4 कर दो, और द्वितीय की बात करें तो 1 से 2 कर दो। ये ट्रिक आपको ध्यान में रखनी, प्राथमिक से 1 से 4, और जब द्वितीय की बात करें, यहाँ द्वितीय स्पर्मेटोसाइट होता तो 1 से कितने बन जाते, 2 बन जाते, और यहाँ 1 से 4। प्राथमिक के लिए आपको 1 से 4 ध्यान रखना है, जिसका उत्तर हो जाएगा आपका 2 नंबर। बहुत ही शॉर्ट स्वीट तरीके से आप इसको याद रखें, आंसर आपका कभी गलत नहीं होगा। प्रश्न, शुक्राणु के मध्य भाग के निर्माण में सहायक है। देखो अभी वो प्रश्न आ गया कि मध्य भाग के अंदर क्या पाए जाते हैं। अब यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया लगभग सबको पता है। पहला कंफ्यूजन कि सेंट्रियोल होगा या आपका क्या होगा, गोल्जिकाई होगा। तो इसका सेंट्रियोल आपको पता है, गोल्जिकाई यहाँ नहीं पाया जाता है, सेंट्रियोल पाया जाता है मध्य भाग के अंदर, ठीक बात है। अब माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल तो यहाँ भी है, ये ना।
लेकिन अक्षीय तंतु, मैंने आपको बताया था अक्षीय तंतु ग्रीवा भाग का भाग है, ग्रीवा के अंदर शुक्राणु का जो ग्रीवा वाला भाग है उसके अंदर अक्षीय तंतु पाया जाता है। लेकिन आपको ग्रीवा के साथ साथ अक्षीय तंतु कहाँ है, मध्य भाग तक भी फैला हुआ होता है। ग्रीवा भाग के अलावा अक्षीय तंतु कहाँ है, मध्य भाग तक भी फैला हुआ होता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि अक्षीय तंतु मध्य भाग तक पूंछ की संपूर्ण लंबाई में पाया जाता है। जो मध्य तंतु, ये जो अक्षीय तंतु होता है ये संपूर्ण पूंछ की लंबाई तक पाया जाता है, मध्य भाग से लेकर संपूर्ण पूंछ तक ये अक्षीय तंतु फैला होता है। तो इसको हम क्या मानेंगे कि मध्य भाग के निर्माण में क्या सहायक है, अक्षीय तंतु भी पाया जाता है, जो ग्रीवा में नहीं, ग्रीवा के साथ मध्य भाग और पूंछ भाग में भी पाया जाता है। तो आप क्या रखोगे, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल और अक्षीय तंतु तीनों शुक्राणु के मध्य भाग के निर्माण में सहायक है। ज्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं, यहाँ उलझ जाते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। सही उत्तर है 1 नंबर। तो इसका उत्तर नंबर 1 आपका क्या होगा, सही होगा। इनफॉर्मोसोम का निर्माण कहाँ होता है, अब ये प्रश्न 109 नंबर है कि इनफॉर्मोसोम का निर्माण आपका होता है अंड जनन के अंतर्गत होता है। अंड जनन के साथ साथ इसके कहाँ होता है, वृद्धि प्रावस्था के अंतर्गत होगा। आगे हम देखेंगे इनफॉर्मोसोम, आगे प्रश्न और भी दे रखा है उसमें इनफॉर्मोसोम के बारे में जानेंगे, इनफॉर्मोसोम होते क्या है। इनफॉर्मोसोम आपका किसमें होता है, आगे अंड जनन की वृद्धि प्रावस्था में। अब अंड जनन की जो वृद्धि प्रावस्था है बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis की। स्पर्मेटोजेनेसिस हमारे मुख्य रूप से 2 भागों में होता है, स्पर्मियोजेनेसिस, आगे हम देखेंगे इसको भी, और स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। अब स्पर्मियोजेनेसिस के अंतर्गत हमारी गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था आती है। इसी तरह आगे अंडजनन के अंदर भी ये 3 प्रावस्थाएं हैं, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। अब हम अंडजनन की वृद्धि प्रावस्था की बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से प्री वाइटेलोजेनेसिस और वाइटेलोजेनेसिस 2 भाग होते हैं। प्री वाइटेलोजेनेसिस का मतलब होता है पित्तक निर्माण से पूर्व की अवस्था, और वाइटेलोजेनेसिस की मतलब होता है पित्तक निर्माण के दौरान की अवस्था। पित्तक निर्माण जब होता है उसको वाइटेलोजेनेसिस बोलते हैं, जो पहले होती है उसको प्री वाइटेलोजेनेसिस बोलते हैं। प्री वाइटेलोजेनेसिस के अंतर्गत हम 2 परिवर्तन देखते हैं, एक तो कोशिका द्रव्य में परिवर्तन होता है और एक इसके केंद्रक में परिवर्तन होता है। केंद्रक में जब परिवर्तन होता है तो उसको केंद्रक, अंडे का जो केंद्रक है बड़ा हो जाता है आकार, केंद्रिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, केंद्रक द्रव्य की मात्रा बढ़ जाती है, इसको हम जर्मिनल वेसिकल की संख्या देते हैं। उसके बाद जब कोशिका द्रव्य में परिवर्तन होता है तो इसमें कोशिकांगों की संख्या बढ़ती है, कोशिकांगों की संख्या बढ़ती है, माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे ज्यादा संख्या बढ़ती है इसके अंतर्गत, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, ईआर, इन तीनों की संख्या बढ़ती है, इनमें से सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ती है और उसको माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड कहते हैं। इसके साथ साथ इसमें कोशिका द्रव्य बढ़ेगा तो प्रोटीन संश्लेषण बढ़ेगा। प्रोटीन संश्लेषण क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ईआर की संख्या बढ़ रही है। और इसके साथ साथ इन सब में परिवर्तन होता है तो अंडे का जो आकार है वो सामान्य से बड़ा हो जाता है। ये जो केंद्रक में होता है उसको तो हम बोलते हैं जर्मिनल वेसिकल। इसके साथ साथ यहाँ गोल्जी बॉडी से वाइटेलाइन झिल्ली बनती है, कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स बनती है, बहुत सी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। आगे मैंने इसकी पूरी व्यवस्था दे रखी है, आपको पीपीटी भी मिलेगी जिसके अंतर्गत पूरा मटेरियल हम आपको देंगे, जिससे आप देखकर आगे के जो प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं तो आपको सही करने। इन्फॉर्मोसोम का निर्माण कहाँ होता है, अंडे की वृद्धि प्रावस्था के अंतर्गत इन्फॉर्मोसोम का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, अंडे की सतह पर पाए जाने वाले हार्मोन्स हैं। अंडे की सतह पर जो हार्मोन पाए जाते हैं वो आपके क्या है, अंडे की सतह पर पाए जाने वाले हार्मोन। देखो यहाँ केवल अंडे की सतह पर पूछा है, हमें यह पता है कि शुक्राणु और अंडे की सतह पर 2-2 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। जो शुक्राणु की सतह पर पाए जाते हैं उनको हम एंड्रोगेमोन फर्स्ट और एंड्रोगेमोन सेकंड कहते हैं। गाइनोगेमोन फर्स्ट और गाइनोगेमोन इसको क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं। ये आपने देखा होगा कि एंड्रोगेमोन जो फर्स्ट है वो क्या हमारा शुक्राणु से स्रावित होने वाला हार्मोन है, जिसका काम क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण का कार्य करता है। शुक्राणु के लिए ये क्या करता है, ऊर्जा संरक्षण का काम करता है। आगे हमने पीपीटी भी इसकी बना रखी है, आप देख सकते हैं, ऊर्जा संरक्षण का काम करेगा। अब एंड्रोगेमोन जो सेकंड होगा ये अंडे की जो जिलेटिन आवरण है उसको घोलने का काम करता है, क्योंकि ये अंडे से टकराएगा, टकराने के बाद अंडे का जो जिलेटिन आवरण है बाहर का उसको घोलने का काम कौन करता है, एंड्रोगेमोन सेकंड करता है। तो दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी, ये दोनों शुक्राणु द्वारा स्रावित होते हैं। नीचे वाले जो दोनों है गाइनोगेमोन फर्स्ट और गाइनोगेमोन सेकंड, ये आपके किससे स्रावित होते हैं, ये आपके अंडाणु द्वारा स्रावित होते हैं। इनके भी अलग अलग कार्य हैं, आपको ये ध्यान में, दोनों चारों कई बार कार्य भी इनके पूछ लिए जाते हैं, लेकिन मोटा मोटे रूप से अंडे और शुक्राणु के अंदर एक तो प्रोटीन जो आगे हम पढ़ेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन, फर्टिलाइजिन, एंटी फर्टिलाइजिन जो पदार्थ है, प्रोटीन पदार्थ है वो पाए जाते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। एक ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसकी व्याख्या भी मैंने आगे कर रखी है। अब इसका उत्तर हम बात करें, इसका उत्तर क्या होगा
अंडे की सतह पर आपको पता है 3 और 4, अंडे की सतह पर क्या पाए जाते हैं, गाइनोगेमोन फर्स्ट और गाइनोगेमोन सेकंड पाए जाते हैं, तो उसका उत्तर होगा 2 नंबर। आगे अब देखो, शुक्राणु की सतह पर पाए जाने वाले हार्मोन को एंड्रोगेमोन कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। शुक्राणु की ऊर्जा संरक्षित करने का काम करता है एंड्रोगेमोन फर्स्ट, एंड्रोगेमोन सेकंड क्या करता है, अंडे के चारों ओर जिलेटिन आवरण को घोलने का काम करता है। इसी तरह अंडाणु की सतह पर पाए जाने वाले क्या कहलाते हैं, गाइनोगेमोन्स कहलाते हैं। गाइनोगेमोन फर्स्ट यह हार्मोन एंड्रोगेमोन फर्स्ट को उदासीन करता है तथा अंडाणु को गतिशील व सक्रिय बनाता है। गाइनोगेमोन सेकंड यह हार्मोन शुक्राणु के सिर को लसलसा बनाता है। ऐसा प्रश्न आ सकता है, लेकिन आपको मुख्य रूप से इनके नाम ध्यान में होने चाहिए। व्याख्या आपको ये एप्लीकेशन के अंदर पीपीटी में आपको मिल जाएगी, ताकि आप उसका बार बार रिवीजन करें। यदि नहीं लिख रखा है तो आप अपने नोट्स के अंदर उसको उतार सकते हैं। नीचे दिए कथनों पर विचार कर गलत कूट का चयन कीजिए। यहां थोड़ा सा आप कंफ्यूज जरूर हुए, क्योंकि प्रश्न मैंने इस प्रकार से इसको तैयार किया था कि दिखने में बिल्कुल आसान है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसमें मात खा गए हैं। क्योंकि कई प्रश्न, इस प्रश्न पर डाउट भी थे कि शुक्राणुओं का, देखो हम देखते हैं कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कर गलत कूट का आपको चयन करना था। अब दिखने में शुक्राणुओं का सरटोली कोशिका से अलग होकर गुहा में मुक्त होना या सरटोली कोशिकाओं से बाहर निकलना क्या कहलाता है, स्पर्मेशन कहलाता है। वीर्य में शुक्राणुओं का अनुपस्थित होना एजूस्पर्मिया, ये कुछ टर्म है स्पर्मेटोजेनेसिस से, शुक्र जनन से, तो इनको याद रखना आपको। वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या सामान्य से कम होना ओलिगोस्पर्मिया कहलाता है। वीर्य में एचलाइमान, जिनको बोलते हैं नॉन मोटाइल, क्या होते हैं, ये नॉन मोटाइल भाग होता है शुक्राणु का जो क्या है, नेक्रोस्पर्मिया कहलाते हैं। अब आपको पकड़ना था, यदि आपने थोड़ा सा भी इनको पढ़ा हुआ है, तो शुक्राणुओं का सरटोली कोशिका से अलग होकर मुक्त होना स्पर्मेशन नहीं कहलाता, स्पर्मिएशन कहलाता है, स्पर्मिएशन कहलाता है। लेकिन जब वर्षण से शुक्राणु निकलते हैं उनको हम बोलते हैं स्पर्मेशन। वर्षण से शुक्राणुओं का निकलना, वर्षण से शुक्राणु का निकलना क्या कहलाता है, स्पर्मेशन। थोड़ा सा डाउट वाला प्रश्न था, यदि आपने थोड़ा दिमाग से यदि करते तो ये सही हो जाता, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत आई है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका 1 नंबर, जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहाँ यदि हम स्पर्मेशन लिखते तो स्पर्मेशन नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ सर्टोली कोशिका की बात कर रहा था, हमें स्पर्मिएशन लिखना चाहिए था। यदि वो बात करता वर्षण से जो शुक्राणु रिलीज होते हैं उनको क्या कहते हैं, स्पर्मेशन कहते हैं। इसकी व्याख्या भी मैंने आगे दे रखी, इसका नंबर 1 आपका क्या होगा, सही होगा। अब देखो इसकी व्याख्या भी दे रखी है, ये महत्वपूर्ण शब्दावली है। वीर्य में अचल शुक्रवाणुओं की गति क्या कहलाती है, नेक्रोस्पर्मिया, जिनको नॉन मोटाइल या एचलाइमान कहते हैं। एजूस्पर्मिया, वीर्य में शुक्राणुओं का अनुपस्थित होना। ओलिगोस्पर्मिया, वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या सामान्य से कम होना। स्पर्मिएशन, शुक्राणुओं का सरटोली कोशिका से मुक्त होना। और स्पर्मेशन, शुक्राणुओं का वर्षण से बाहर निकलना। ऐसा प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप इन टर्म को मुख्य रूप से याद रखेंगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न, जर्मिनल वेसल कहा जाता है। जर्मिनल जो वेसिकल है ये मुख्य रूप से अंडे के लिए प्रयोग होता है, और अंडे में भी किसके लिए, केंद्रक के लिए। अब यहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि अंडे का केंद्रक होगा या कोशिका द्रव है। जब अंडे की वर्दी प्रवस्था के अंदर कुछ परिवर्तन होते हैं तो वहां हमारे केंद्रक में परिवर्तन होता है। केंद्रक में परिवर्तन होने के बाद केंद्रक का आकार सामान्य से बड़ा हो जाता है, क्योंकि वहां केंद्रक द्रव्य की मात्रा बढ़ती है, केंद्रिकाओं की संख्या बढ़ती है। उससे क्या होता है कि अंडे का जो केंद्रक है वो सामान्य से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, जर्मिनल वेसिकल कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जर्मिनल वेसिकल किसे कहते हैं, अंडे का सामान्य से आकार है जो बड़ा होना क्या कहलाता है, जर्मिनल वेसिकल कहलाता है। जर्मिनल वेसिकल अंडे का केंद्रक, यानी कि अंडे का कोशिका द्रव्य है, अंडे के माइटोकॉन्ड्रिया या शुक्राणु का केंद्रक, बिल्कुल नहीं। 1 नंबर इसका सही उत्तर है, जर्मिनल वेसिकल। अंड जनन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कर सही कूट का चयन करें। अंड जनन के संबंध में कुछ कथन नीचे दे रखे हैं, इनको आपको विचार करके इस पर विचार करना है, और इसका जो सही उत्तर है उसका चयन आपको करना था। यदि आपने इसको ध्यान से पढ़ा है तो आप आराम से इसमें ये कर सकते थे, बहुत आसान सा प्रश्न था। अंडजनन के संबंध में देखो, इन्फोर्मोसोम का निर्माण अंडजनन की वर्दी प्रवस्था में होता है, बिल्कुल सही बात है, वर्दी प्रवस्था में होता है। लैंप ब्रश गुणसूत्रों का निर्माण भी कहाँ होता है, अंडजनन की वृद्धि प्रवस्था के अंतर्गत होता है। अंडे के कोशिका द्रव में माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि अंडे का जो कोशिका द्रव है उसमें जब परिवर्तन होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ती है, जिसको माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड कहते हैं, बादल, माइटोकॉन्ड्रियल बादल जिसको कहते हैं। अंडे के चारों ओर वाइटेलाइन झिल्ली
जो कि गोल्जी इकाई द्वारा बनाई जाती है। अंडे के दौरान जो वाइटेलाइन झिल्ली पाई जाती है वो किसका निर्माण करती है? ये भी अंड जनन की वृद्धि प्रवस्था के दौरान घटना होती है और गोल्जी बॉडी द्वारा स्रावित होती है। तो इसका उत्तर भी आपका क्या होना चाहिए था? 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं, सभी बातें सही हैं कि इन्फोर्मोसोम का निर्माण अंड जनन की वृद्धि प्रवस्था में होता है। लैंप ब्रश गुणसूत्र जो होते हैं वो भी यहाँ बनते हैं। अंडे के कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड दिखाई देते हैं। अंडे के चारों ओर वाइटेलाइन झिल्ली का निर्माण होता है। अब देखो, सूकर जनन की क्रिया के समान उगोनिया वृद्धि करके प्राथमिक ऊसाइट बनाते हैं। अंड जनन की वृद्धि प्रवस्था सबसे लंबी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं जो अंड जनन की वृद्धि प्रवस्था से संबंधित हैं और काफी महत्वपूर्ण है। अंड जनन की वृद्धि प्रवस्था आपकी सबसे लंबी होती है। जब मानव में क्या होती है? परिपक्वन प्रवस्था सबसे लंबी होती है, क्योंकि मानव में आपको पता है क्यों नहीं होती, क्योंकि मानव के अंदर मुख्य रूप से जो अंडा है वो अपित्तकी होता है, जिसको एलेसिथल बोलते हैं। कुछ वैज्ञानिक माइक्रो भी मानते हैं, लेकिन हमें माइक्रो नहीं मानना है। एलेसिथल जिनमें पित्तक की मात्रा ना के बराबर मतलब नहीं होती है, इसलिए उसमें पित्तक, क्योंकि यहाँ जो प्रवस्था लंबी है वो कौन सी है? वाइटेलोजेनेसिस के कारण, प्री वाइटेलोजेनेसिस के कारण मानव में इस प्रकार की घटना होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पित्तक की मात्रा है ही नहीं। तो हमारी जो वृद्धि प्रवस्था होती है वो बहुत छोटी होती है। ये जो सभी परिवर्तन है, माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड है या केंद्रक द्रव्य में परिवर्तन है, कोशिका द्रव्य में परिवर्तन, ये मानव में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि मानव में पित्तक की मात्रा ना के बराबर होती है। अब इन प्रवस्थाओं, वृद्धि प्रवस्थाओं को दो उप प्रवस्थाओं में बांटा गया है। पहली है प्री वाइटेलोजेनेसिस, दूसरी है वाइटेलोजेनेसिस। अब प्री वाइटेलोजेनेसिस की बात करें तो यह पित्तक संग्रहण से पूर्व की अवस्था है। इस अवस्था के दौरान अंडे के केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में परिवर्तन होते हैं। पहला हमारा परिवर्तन है केंद्रक में परिवर्तन। केंद्रक द्रव्य की मात्रा बढ़ती है, केंद्रिकाओं की संख्या बढ़ती है, केंद्रक में लैंप ब्रश गुणसूत्रों का निर्माण होता है। केंद्रक में उपस्थित डीएनए सक्रिय, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, केंद्रक में उपस्थित डीएनए सक्रिय होकर विभिन्न प्रकार के आरएनए का निर्माण करता है, जिसे डीएनए एम्प्लीफिकेशन कहते हैं, जीन आवर्धन कहते हैं। जीन आवर्धन की घटना भी ये हमारे किस में होती है? यहाँ होगी, जीन आवर्धन। जीन आवर्धन की घटना क्या होती है कि केंद्रक में जो उपस्थित डीएनए वो अधिक सक्रिय होकर और क्या बनाएगा? विभिन्न प्रकार के आरएनए बनाएगा। इन्हें डीएनए एम्प्लीफिकेशन या जीन आवर्धन कहा जाता है। इन चारों परिवर्तनों के फलस्वरूप अंडे का जो केंद्रक है वो आकार में बड़ा हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जर्मिनल वेसिकल कहते हैं। ये पॉइंट वृद्धि प्रवस्था के इंपॉर्टेंट से अंड जनन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। कई बार माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड के बारे में पूछा गया है, जर्मिनल वेसिकल के बारे में पूछा गया है और लैंप ब्रश गुणसूत्रों के बारे में पूछा गया है। जीन आवर्धन कहाँ होता है? परिपक्वन अवस्था लंबी कौन सी होती है? मनुष्य के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। ये चीज अलग से याद रखनी है कि मानव के अंदर परिपक्वन अवस्था क्या होती है? सबसे लंबी होती है। अगले पॉइंट, कोशिका द्रव्य में जो परिवर्तन, ये हमारा पहला परिवर्तन किसमें था? केंद्रक में परिवर्तन था। अब हम देखते हैं कोशिका द्रव्य में परिवर्तन। कोशिका द्रव्य में प्रोटीन संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। यहाँ प्रोटीन संश्लेषण की दर बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि ईआर की मात्रा, माइटोकॉन्ड्रिया की मात्रा और गोल्जी इकाई की संख्या में वृद्धि हो रही है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा? प्रोटीन संश्लेषण बढ़ता है। कोशिका द्रव्य में कोशिकांगों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे गोल्जी इकाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया। ये प्रश्न एग्जाम में आज तक नहीं पूछा गया। इन तीन कोशिकांगों को विशेष तौर से आपको ध्यान में रखना है कि जब कोशिका द्रव्य में परिवर्तन होता है तो कौन से कोशिकांग सबसे ज्यादा संख्या में बढ़ते हैं? गोल्जी इकाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे ज्यादा संख्या किसकी बढ़ती है? माइटोकॉन्ड्रिया की बढ़ती है, और कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड के रूप में दिखाई देने लग जाते हैं। इस अवस्था में अंडे के चारों ओर वाइटेलाइन झिल्ली बन जाती है, जिससे गोल्जी बॉडी स्रावित करता है। गोल्जी बॉडी गोल कणिकाएं भी बनाता है, जिन्हें हम कोर्टिकल ग्रेन्यूल कहते हैं, और कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स के अंदर म्यूकोपोलीसेकेराइड भरा रहता है। आगे है कोर्टिकल ग्रेन्यूल के अंदर क्या भरा रहता है? म्यूकोपोलीसेकेराइड भरा रहता है, और ये अंडे के चारों ओर निषेचन कला का निर्माण भी कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। ये प्रश्न आता है कि अंडे के चारों ओर निषेचन कला बनी होती है, क्योंकि निषेचन कला ही पोलिस्पर्मी को रोकती है। एक से अधिक शुक्राणुओं का प्रवेश कौन रोकता है? निषेचन कला रोकती है। निषेचन कला का निर्माण किसके द्वारा होता है? निषेचन कला का निर्माण जो है किसके द्वारा होता है? आपका गोल्जी बॉडी द्वारा होता है। इसके बाद आता है वाइटेलोजेनेसिस, जिसके अंतर्गत पित्तक निर्माण का सारा सामग्री तैयार होती है। पित्तक निर्माण यहाँ होता है। इस अवस्था के अंदर अंडे के अंदर योग संग्रह होगा, और आपको पता है योग दो प्रकार का होता है, एक होता है ग्रेनुलर और एक होता है प्लेटलेट्स। योग प्लेटलेट्स होता है। ग्रेनुलर योग इस प्रकार का योग छोटी गोलाकार सूक्ष्म कणिकाओं के रूप में पाया जाता है, इसके लिए इसको ग्रेनुलर कहते हैं। ये प्रोटोस्टोमिया जंतुओं में होता है। दूसरा होता है योग प्लेटलेट्स, इस प्रकार का योग प्लेट तस्त्रीनुमा कणों के रूप में, चपटे कणों के रूप में पाया जाता है, जिसे ड्यूटेरोस्टोमिया जंतुओं के अंदर होता है। और पित्तक का जो संगठन है, सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थ आपका फोस्फोलिपिड पाया जाता है।
सबसे सामान्य फॉस्फेट लेसिथिन होता है, यौग में सबसे कम आपका कौन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और सबसे सामान्य कार्बोहाइड्रेट आपका मेनोज होता है। ऐसा प्रश्न एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे अंड जनन से संबंधित, अंड जनन की जो वर्दी प्रावस्था है अपने आप में महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्नों का बनने की संभावनाएं ज्यादा रहती है, तो ये आपको ध्यान में रखने। अब देखो ये जो प्रश्न था इसने आपको काफी प्रभावित किया है, और बहुत से साथियों ने ऐसा कहा भी था कि सर ये प्रश्न आपने कहाँ से दिया है, कैसा दिया है। तो आप ये जब अपनी किताब के अंदर आप जाएंगे तो शुक्र जनन की जो प्रक्रिया है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस हर टेस्ट में मैंने इसको दिया, जो पुराने साथी उनको पता भी है। क्यों मैं बार बार दे रहा हूं, क्योंकि महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी आप इसको गलत कर रहे हैं हर बार। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। दूसरा है आपका स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। अब देखो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस के अंदर और स्पर्मियोजेनेसिस में क्या अंतर है। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में क्या होता है कि इसके फलस्वरूप जो द्विगुणित कोशिकाओं से अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। कैसे, इसके अंतर्गत क्या होगा कि इसके फलस्वरूप जो स्पर्मेटोगोनिया है वो किस में बदलेंगे, स्पर्मेटिड में बदलेंगे या पूर्व शुक्राणु के अंदर बदलेंगे। जब से पहले हमें पता है कि जब हम शुक्र जनन की शुरुआत करते हैं तो यहाँ होती है हमारी शुक्राणु मात्र कोशिका बोल दो, या आप इसको स्पर्मेटोगोनिया भी बोल सकते हैं। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया क्या होती है, द्विगुणित संरचना होती है 2L। अब यहां से ये किस में बदलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया से किस में आएंगे, स्पर्मेटिड में बदलेंगे, स्पर्मेटिड में बदलेंगे, स्पर्मेटिड में बदलेंगे। स्पर्मेटिड में ये घटना क्या कहलाती है हमारी, स्पर्मेटोजोआ नहीं बोलेंगे इनको, इनको बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया बोल सकते हैं, स्पर्मेटो मदर सेल ये एक तरह से बोल सकते हैं। इनसे ये क्या बन रहा है, स्पर्मेटिड बन रहा है। तो इस घटना को अपने क्या कहते हैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं। जब दूसरा भाग होता है स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस के अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंतर्गत इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है कि एचल व पूछ विहीन स्पर्मेटिड, इसमें स्पर्मेटिड बन गए, और स्पर्मेटिड से आगे क्या बनेगा, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड से आगे क्या बनेंगे, स्पर्मेटोजोआ या शुक्राणु, जो कि क्या होंगे, चल अवस्था में होंगे। ये तो क्या थे, एचल थे स्पर्मेटिड, इनको चल संरचना के रूप में बदलना क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजोआ या शुक्राणु। ये दोनों घटनाएं आपकी शुक्र जनन से संबंधित है। शुक्र जनन दो घटनाओं पर आधारित होता है, जिसके अंतर्गत स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस के अंतर्गत तो क्या होगा, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था, आपकी तीनों प्रावस्थाएं आ जाएंगी। इसके साथ साथ जो द्वितीय होगा उसमें स्पर्मियोजेनेसिस जिसको बोलते हैं, इसके अंतर्गत एचल और पूछ विहीन स्पर्मेटिड रूपांतरित होकर चल व युक्त शुक्राणु का निर्माण करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, जिसका एक नाम तो होता है आपका क्या, स्पर्मियोजेनेसिस, और दूसरा इसको बोलते हैं स्पर्मेटोलियोसिस। तो दोनों ही सही उत्तर है इसके लिए, तो आप ये कंफ्यूज नहीं होना है, एक और दो इसका दोनों राइट होंगे, क्योंकि इसको स्पर्मियोजेनेसिस भी बोलते हैं और स्पर्मेटिलियोसिस भी बोलते हैं। तो दोनों उत्तर इसके राइट होंगे, इसलिए इसका उत्तर नंबर 1 और 2 होगा। आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस के अंतर्गत क्या बनता है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बनते हैं, और स्पर्मेटिड आगे चलकर किस में बदलते हैं, शुक्राणु में बदलते हैं, स्पर्मेटोजोआ में बदलते हैं, जिनको शुक्राणु पूर्वी, जो स्पर्मेटिड बोलते हैं शुक्राणु पूर्वी हिंदी में बोलते हैं। यहां से किसका निर्माण होगा, स्पर्मेटोजोआ या शुक्राणु का निर्माण होता है। तो ये घटना आपकी क्या कहलाती है, स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटिलियोसिस, दोनों ही एक ही नाम है, इससे संबंधित है। तो आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी के अंदर ये संरचना और पूरा आपको परिभाषा दे रखी है, तो एग्जाम में ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन सी प्राथमिक अंड झिल्ली मनुष्य या स्तनियों में पाई जाती है।
जब हम निम्न में से कौन सी प्राथमिक अंड झिल्ली मनुष्य या स्तनियों में पाई जाती है। अब आपको ये पता होना चाहिए, अंड झिल्ली की ये बात कर रहा है, मनुष्य की क्यों की मैंने, क्योंकि ज्यादातर जो प्रश्न है ह्यूमन, आप हमारे अंदर जो डेवलपमेंट बायोलॉजी ह्यूमन की दे रखी है, तो यहाँ से प्रश्न एग्जाम के अंदर ह्यूमन से रिलेटेड पूछा जाता है। तो ह्यूमन के अंदर प्राथमिक अंड झिल्ली से देखो 3 प्रकार की अंड झिल्ली है, प्राथमिक अंड झिल्ली, द्वितीयक अंड झिल्ली और तृतीयक अंड झिल्ली। प्राथमिक अंड झिल्ली आपका अंडा स्वयं स्रावित करता है, ओवम जिसको बोलते हैं, ये स्वयं स्रावित करता है। दूसरी होती है द्वितीयक अंड झिल्ली, जो अंडाशय द्वारा स्रावित होती है। आपकी प्राथमिक अंड झिल्ली अंडा स्वयं स्रावित करता है। दूसरी जो अंड झिल्ली होती है वो आपकी किसके द्वारा स्रावित होती है, अंडे द्वारा स्रावित होती है। तीसरी आपकी किसके द्वारा स्रावित होती है, अब देखते हैं हम इनको झिल्लियों को, अंड झिल्लियों का वर्गीकरण। जैसे अंड के चारों ओर अंड झिल्लियां पाई जाती है, जिन्हें अंड झिल्लियां कहते हैं। 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक अंड झिल्ली जो आपका oocyte या अंडा स्वयं स्रावित करता है, द्वितीयक अंड झिल्ली जो इसका श्रावण किसके द्वारा होता है, अंडाशय द्वारा होता है, और तृतीयक अंड झिल्ली जो पाई जाती है इसका श्रावण गर्भाशय या अंडवाहिनी द्वारा होता है। अब देखो प्राथमिक अंड झिल्ली की हम बात करें तो प्राथमिक अंड झिल्ली के अंदर यह झिल्ली oocyte द्वारा स्रावित होती है, जिसके उदाहरण इंपॉर्टेंट है। वाइटेलाइन झिल्ली जो भी प्राथमिक अंड झिल्ली का उदाहरण है, जोना पेल्यूसिडा और जोना रेडिएटा। जोना पेल्यूसिडा और जोना रेडिएटा, तो मानव के अंदर इन तीनों में से कौन सी पाई जाती है, जोना पेल्यूसिडा प्राथमिक झिल्ली, जो हमारे प्रश्न में दे रखा है कि निम्न में से कौन सी प्राथमिक अंड झिल्ली मनुष्य में पाई जाती है, तो कोरियन तो वैसे भी नहीं है, कोरोना रेडिएटा है, वेटेलाइन है और जोना पेल्यूसिडा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जोना पेल्यूसिडा हो जाएगा। लेकिन इसकी व्याख्या हम देखें तो आपके अंदर अंड झिल्लियों का आपको पूरा पता होना चाहिए कि अंड झिल्लियों में चारों ओर झिल्लियां पाई जाती है, जिन्हें अंड झिल्लियां कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर ये 3 प्रकार की होती है। प्राथमिक अंड झिल्ली oocyte द्वारा स्रावित होती है, अंडे द्वारा स्रावित होती है। इसके 3 उदाहरण आपको ध्यान में रखने हैं, वाइटेलाइन, जोना पेल्यूसिडा और जोना रेडिएटा। इसी तरह हम देखें द्वितीयक अंड झिल्ली, यह अंड झिल्ली प्राथमिक अंड झिल्ली के बाहर की तरफ पाई जाती है, तो इसका स्रावण अंडाशय द्वारा किया जाता है। उदाहरण कोरोना रेडिएटा और कोरियन, ये दोनों ही आपकी किसकी है, द्वितीयक अंड झिल्ली का उदाहरण है। इसी तरह आपका तीसरा है तृतीयक अंड झिल्ली, जिसमें जेलीकोट और शेल आते हैं। तो यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि मनुष्य के अंदर कौन कौन सी अंड झिल्लियां पाई जाती है, तो पहली अंड झिल्ली के अंदर तो हमारी पाई जाती है जोना पेल्यूसिडा और दूसरे अंदर हमारी पाई जाती है कोरोना रेडिएटा। तो मनुष्य के अंदर प्रथम और द्वितीय पाई जाती है, प्रथम और द्वितीय पाई जाती है, किसी में पहली और तीसरी पाई जाती है, किसी में आपकी तीसरी ही पाई जाती है, किसी में चौथी पाई जाती है। इस प्रकार से चौथी तो है नहीं, पहली और तीसरी, पहली और दूसरी, पहली और तीसरी, दूसरी तीसरी, इस प्रकार से कॉम्बिनेशन रहता है कीट के अंडों में कौन सी होती है। लेकिन हमारे दृष्टि से आपको कीट वगैरह की ज्यादा याद नहीं रखनी है। यहाँ हमारे सिलेबस में जब बात करते हैं तो हमारा मनुष्य इसके अंतर्गत सिलेबस में है, तो मनुष्य के अंदर आपको दोनों अंड झिल्लियां ध्यान में रखनी है कि पहली अंड झिल्ली तो हमारी है जोना पेल्यूसिडा और दूसरी है जोना रेडिएटा। ये दोनों आपको ध्यान रखने, ये तो दूसरी है और ये हमारी क्या है, पहली है जोना पेल्यूसिडा, ये आपको ध्यान में रखना है। ये था हमारा प्रश्न, तो आपने देख लिया। इसका उत्तर हमारा क्या होगा, जोना पेल्यूसिडा। 4 नंबर हमारा इसका उत्तर होगा। पित्तक की मात्रा के आधार पर मनुष्य का अंडा, अब देखो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए, लेकिन सर्वाधिक भारी और महत्वपूर्ण जो मत है वो है कि पित्तक की मात्रा के आधार पर मनुष्य के अंडा माइक्रो नहीं माना जाता। कुछ वैज्ञानिक माइक्रो मानते हैं लेकिन गलत है, ए लेसिथल की श्रेणी में आता है। पेपर में यदि प्रश्न आएगा अंडे में से तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है, मेंढक से भी आ सकता है लेकिन ज्यादा संभावना है मनुष्य के अंडे की यदि बात करें तो आपको क्या लिख के आना है, ए लेसिथल, अपित्तकी अंडा इस श्रेणी के अंतर्गत आता है जिसमें पित्तक की मात्रा पाई ही नहीं जाती। अब देखो पित्तक की मात्रा के आधार पर जो अंडों के प्रकार है वो दे रखे, ए लेसिथल मनुष्य के अंदर है, माइक्रोलेसिथल। अब देखो ओलिगो शब्द भी इससे जुड़ा हुआ है, ओलिगो का मतलब होता है कम, माइक्रो का मतलब भी होता है कम। तो यूथीरिया, मेटाथीरिया और इकाइनोडर्मेटा के जो अंडे हैं वो इसी श्रेणी के अंदर। यूथीरिया मानव यूथीरिया, लेकिन मनुष्य अपवाद है, मनुष्य के अंदर क्या पाया जाता है, ए लेसिथल है। यूथीरिया, मेटाथीरिया और इकाइनोडर्मेटा। इसी तरह आता है मिजोलेसिथल या टीलोलेसिथल जिसको बोलते हैं, ये हमारा एम्फीबिया है, एनिलिडा है और मोलस्का के अंदर इस प्रकार के अंडे आपके पाए जाते हैं। दूसरा होता है, चौथा है पोलीलेसिथल या मेगालेसिथल, या इसको हिंदी में बोलते हैं अतिपित्तकी, अतिपित्तकी। अब हिंदी में कम की बात करें, एलेसिथल अपित्तकी, माइक्रोलेसिथल कम पित्तकी जिसको बोलते हैं, सूक्ष्म पित्तकी जिसको हम बोल सकते हैं सूक्ष्म पित्तकी हिंदी में। इसी तरह मिजो मध्य पित्तकी, टिल्लोलेसिथल
गोलार्ध पित्तकी जिनको बोलते हैं। तो ये है अतिपित्तकी। अतिपित्त के अंदर आपका पॉलीलेसिथल आएगा, इसके अंतर्गत हमारा पक्षी आएगा, सरीसृप आएगा और कीट के अंडे आते हैं। ये वर्गीकरण है पित्तक की मात्रा के आधार पर। अंडे मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, इन चारों प्रकार को आपको ध्यान में रखना है। पित्तक के वितरण के आधार पर, यह भी महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। आइसोलेसिथल पित्तक का वितरण क्या होता है, समान रूप से होता है। अब वितरण के आधार पर आइसो मतलब समान पित्तक वित्तक होगा, पूरे अंडे के अंदर क्या होगा, समान रूप से फैला होगा, जिसको हम क्या कह देंगे, समपित्तकी अंडक पित्तक या पित्तकी अंडे कह देंगे कि समपित्तकी या आइसोलेसिथल। दूसरा है मोडेट्री या टीलोलेसिथल, ये आएंगे आपके मीजोलेसिथल वाले अंडे, मतलब पित्तक मध्यम होगा और पूरे अंडे के अंदर समान रूप से नहीं होगा, कहीं कहीं टुकड़ों के अंदर यहाँ पाया जाएगा पित्तक। पूरे अंडे पित्तक के अंदर होगा, मतलब अंडे के अंदर पित्तक होगा, मध्यम प्रकार का होगा, मतलब ज्यादा पित्तक भी नहीं है, कम भी नहीं है, मीडियम आकार का इसके अंतर्गत पाया जाता है। इसके बाद आता है डिस्कोइडल या हाई टीलोलेसिथल। इस अंडों में पित्तक की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, और कोशिका द्रव्य क्या होता है, कम होता है, और कोशिका द्रव्य इनमें डिस्क के रूप में पाया जाता है। आपने रेप्टाइल का अंडा देखा होगा, जिसके अंतर्गत ऊपर की दिशा में हमारा क्या है, कोशिका द्रव्य है, ये कोशिका द्रव्य है, लेकिन यहाँ पूरे में क्या है, पित्तक भरा हुआ है। मतलब इतनी जगह नहीं है कि पित्तक ने कोशिका द्रव्य को एक डिस्क की भांति, इसलिए इसको डिस्कोइडल बोलते हैं, डिस्क की भांति एक साइड में चिपका दिया है, इसलिए ये किसकी श्रेणी में आते हैं, डिस्कोइडल अंडों की श्रेणी में आते हैं। इसको बोलते हैं डिस्कोइडल, डिस्कोइडल, जिसके आपके एग्जाम्पल हैं सरीसृप, रेप्टिलिया, पक्षी, दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। आगे सेंट्रोलेसिथल, ये भी हमारा ये भी अतिपित्त की है। हाई टीलोलेसिथल मतलब अतिपित्त की अंडे हैं, ये भी हमारा क्या, अतिपित्त की। इनमें दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पित्तक क्या है, अधिक मात्रा में होगा, इसमें भी अधिक मात्रा में, लेकिन यहाँ केंद्र में उपस्थित होता है तथा पित्तक चारों ओर। देखो ये अंडे इस प्रकार से होंगे कि यहाँ चारों ओर तो क्या होगा, इसमें पित्तक होगा, बीच में क्या होता है, कोशिका द्रव्य एक पतले से गोल केंद्र की भांति बीच में पड़ा रहता है, साइड में चारों ओर इस झिल्ली के चार साथ साथ पूरे में क्या पाया जाता है, पित्तक पाया जाता है। ये कीट के अंडे इस प्रकार के होते हैं कि बीच में तो आपका क्या आ गया, कोशिका द्रव्य, और यहाँ पूरे में क्या होगा, पित्तक होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोलेसिथल अंडे। ऐसे अंडे जिनमें क्या होगा कि पित्तक केंद्र में होगा, सॉरी कोशिका द्रव्य केंद्रक में होगा, पित्तक झिल्ली के साथ साथ पूरे चारों ओर पतली परत के रूप में पाया जाता है। ये अंडे हमारे कीटों के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो पित्तक वितरण के आधार पर भी अंडे 4 प्रकार के होते हैं, पहला आइसोलेसिथल, मोडिरेटरी टीलोलेसिथल, डिस्कोइडल हाई टीलोलेसिथल और सेंट्रोलेसिथल। जीन आवर्धन होता है। अब देखो जीन एम्प्लीफिकेशन क्या होता है कि जब डीएनए, जब हम वर्दी प्रावस्था की बात करते हैं तो डीएनए सक्रिय होकर विभिन्न आरएनए का निर्माण करता है, और विभिन्न आरएनए का निर्माण जब हो जाता है उसे जीन एम्प्लीफिकेशन या जीन आवर्धन कहा जाता है। ये घटना आपके अंडजनन की वृद्धि प्रावस्था के अंतर्गत होती है। क्यों होती है, क्योंकि वहां अंडे के कोशिका द्रव्य में जब परिवर्तन होगा उस समय क्या होगा, अंडे का जो कोशिका द्रव्य, 2 प्रकार के परिवर्तन थे अंडे के अंदर, केंद्रक में परिवर्तन और कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में जब परिवर्तन होता है तो डीएनए की मात्रा बढ़ती है, और जो सक्रिय डीएनए है वो अधिक मात्रा में आगे विभाजित होकर आरएनए का निर्माण करता है। डीएनए सक्रिय होगा, आगे डीएनए से क्या होगा, आरएनए का निर्माण होगा, और उसको हम क्या कहते हैं, जीन आवर्धन कहते हैं। यह घटना अंडजनन की वृद्धि प्रावस्था के अंतर्गत पाई जाती है। प्रश्न नंबर उत्तर इसका 1 होगा। अंडजनन की वृद्धि प्रावस्था के दौरान केंद्रक में डीएनए सक्रियता बढ़ जाती है, और डीएनए सक्रिय होकर विभिन्न प्रकार के आरएनए का निर्माण करता है, इसे हम जीन आवर्धन कहते हैं। ये प्रश्न भी थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला था। कैसे था, क्योंकि आजकल जो प्रश्न का ट्रेंड है वो इसी प्रकार का है कि एग्जामिनर आपको भ्रमित करने के लिए, आपको भुलाने फुसलाने के लिए, आपको एक तरह से घुमाने के लिए प्रश्न की जो लैंग्वेज है किस प्रकार से घुमाता है। यदि आपको अंडजनन शुक्र जनन का पूरा डायग्राम जो याद है कि अंडजनन में होता क्या है या किस प्रकार के विभाजन होते हैं, शुक्र जनन किस प्रकार से होता है, फिर इनमें विभाजन क्या होते हैं, किस प्रकार से शुक्राणु बनते हैं, इस प्रकार का यदि आपको वो डायग्राम याद है तो आपको पता होगा कि संरचना कौन सी द्विगुणित है और कौन सी अगुणित है। हम बात करें इस प्रकार एक चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि इस प्रकार का एक डायग्राम आपको दे रखा है जिसके अंतर्गत शुक्र जनन की वो बात कर रहा है। यहाँ हम मिक्स लेके चल रहे हैं, सेम है दोनों के अंदर, संरचना द्विगुणित अगुणित दोनों में, चाहे शुक्र जनन हो या अंड जनन हो सेम चलेगा। आगे द्विगुणित कहाँ से शुरू होते हैं और अगुणित कहाँ से शुरू होते हैं, कोई ज्यादा अंतर इनमें नहीं। अब देखें हम जब यहाँ संख्या देखते हैं, शुक्राणुजन जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया इंग्लिश में बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया,
स्पर्मेटोगोनिया समसूत्री विभाजन यहाँ होगा, जिसको माइटोसिस बोलते हैं। माइटोसिस, यहाँ माइटोसिस होगा जिससे विभाजित होकर बहुत सी कोशिकाएं बन जाएंगी, और यहाँ विभाजन के बाद एक कोशिका जो बनेगी, बहुत सारे विभाजन होने के बाद एक को क्या बोलेंगे हम, प्राथमिक शुक्र कोशिका या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। यहाँ 2n था और यहाँ तक हमारा क्या है 2n है, ये भी 2n है और ये भी 2n, लेकिन समसूत्री विभाजन तक तो संख्या क्या रहती है 2n में रहती है, लेकिन जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इसमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा तो संख्या क्या हो जाएगी n हो जाएगी। अब इसका मतलब द्वितीय जो स्पर्मेटोसाइट बनेगा वो क्या होगा n होगा, और द्वितीय स्पर्मेटोसाइट के बाद क्या बनेगा शुक्राणु पूर्व या जिसको स्पर्मेटिड बोलते हैं वो भी क्या होगा n होगा, और उसके बाद भी शुक्राणु जो बनेंगे वो भी क्या होंगे n होंगे। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि 2n क्या है n क्या है, कौन सी संरचना शुक्र जनन और अंड जनन के अंतर्गत किस में आती है, 2n और n के अंतर्गत आती है। देखते हैं अब इसमें निम्न में से कौन सी संरचना द्विगुणित है। अब हमें पता है कि 2n संरचना तो केवल दो है, एक तो ऊपर वाला स्पर्मेटोगोनिया और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये दो ही क्या है 2n है। स्पर्मेटोगोनिया बोल दो या ऊगोनिया बोल दो, एक ही बात है। तो यहाँ जो इसका उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए 1 और 4। 1 और 4 क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों संरचनाएं क्या है 2n है। इसके बाद मतलब ऊगोनिया सबसे ऊपर जिसको स्पर्मेटोगोनिया या ऊगोनिया बोलते हैं, ये तो आती है n सॉरी 2n, और ये भी क्या होती है 2n। उसके बाद सारे क्या हो जाते हैं n हो जाते हैं। n होने का कारण क्या है, क्योंकि वहां अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ हो रहा था। अर्धसूत्री विभाजन के अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है आधी हो जाती है। इसका उत्तर आपका क्या होगा 1 और 4 सही उत्तर होगा। इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको नींद में नहीं रहना है कि आपको पूरा आप डायग्राम रटे और आपको यही न पता हो कि वास्तव में यहाँ से प्रश्न किस प्रकार का पूछा जा रहा है। तो आप ये पूरा ध्यान रखेंगे कि इस यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है वो किस प्रकार का पूछा जाता है, एग्जाम के अंदर सवाल किस प्रकार का आता है। तो आप ये पूरा ध्यान रखेंगे कि यहाँ से जैसे निम्न में से कौन सी संरचना द्विगुणित है, या यहाँ ऐसा भी दे सकता है कि कौन सी संरचना आपकी अगुणित है। तो दोनों चीजों को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, प्रश्न कैसा भी हो लेकिन हमारा गलत नहीं होना चाहिए। आगे भी देखेंगे कि इससे संबंधित एक प्रश्न और भी मैंने बना रखा है, जहां हम समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन की बात करेंगे। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है और समसूत्री विभाजन कहाँ होता है। आगे देखो, पीछे का आपने उत्तर लगा लिया होगा ना, तो 1 और 4 इसका उत्तर सही होगा। 1 और 4 2 नंबर उत्तर आपका इसका सही। डायग्राम में आपको समझ में आ ही गया। आगे शुक्राणु व अंडाणु की सतह पर, ऐसा प्रश्न भी मैंने हर टेस्ट के अंदर आपको दिया है, लेकिन अब की और मैंने थोड़ा सा इसको घुमा दिया। घुमाया कैसे कि शुक्राणु और अंडाणु की सतह पर विशेष प्रकार की प्रोटीन आपकी पाई जाती है। अब कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है कि शुक्राणु पर हमें पता है एंटी फर्टिलाइजिन नामक प्रोटीन है, एंटी फर्टिलाइजिन नामक पदार्थ है। अंडाणु पर फर्टिलाइजिन है। जो फर्टिलाइजिन होती है वो क्या होती है ग्लाइकोप्रोटीन होती है, और जो एंटी फर्टिलाइजिन होती है वो क्या होती है अम्लीय प्रोटीन होती है। तो ऐसा प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि फर्टिलाइजिन क्या है, एंटी फर्टिलाइजिन क्या है। एग्जाम में आपने काफी प्रश्न ऐसे देखे होंगे, तो आपको ये पूरा ध्यान में रखना है कि एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन कहते किसे हैं। तो आप पूरा ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि शुक्राणु क्या है एंटी फर्टिलाइजिन प्रोटीन है, अंडाणु के ऊपर फर्टिलाइजिन नामक पदार्थ पाया जाता है। फर्टिलाइजिन क्या होता है ग्लाइकोप्रोटीन है, और एंटी फर्टिलाइजिन क्या है अम्लीय प्रोटीन। इसका उत्तर नंबर 1 सही होगा। ऐसा प्रश्न एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, निषेचन से संबंधित ये आपका प्रश्न होगा यदि आया तो। देखो, अंडे और शुक्राणु के सतह पर कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। लिली ने सबसे पहले बताया कि अंडे की सतह पर क्या पाया जाता है फर्टिलाइजिन पाया जाता है, और जो कि ग्लाइकोप्रोटीन होता है, और क्या इसको एसिड म्यूको अम्लीय म्यूकोपॉलीसेकेराइड भी बोलते हैं। ये चीज नहीं है कि फर्टिलाइजिन के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन भी है और इसको अम्लीय म्यूकोपॉलीसेकेराइड भी बोलते हैं, अम्लीय म्यूकोपॉलीसेकेराइड भी बोलते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखोगे। इसी तरह बेलिंस्की ने बताया कि शुक्राणु की जो सतह है उस पर एंटी फर्टिलाइजिन नामक अम्लीय प्रोटीन पाई जाती है। क्या है अम्लीय प्रोटीन है, ये क्या है ग्लाइकोप्रोटीन है। इसके साथ साथ एसिड म्यूकोपॉलीसेकेराइड भी बोलते हैं किसको लिली के अनुसार अंडे की सतह पर फर्टिलाइजिन। ये चीजें बहुत आपको कंफ्यूज करेगी, फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन फर्टिलाइजिन एंटी। तो आप ये ध्यान रखोगे अंडाणु, अंडाणु मतलब एंटी नहीं होगा फर्टिलाइजिन होगा सिंपल, और शुक्राणु की सतह पर एंटी। शुक्राणु सिंपल है लेकिन इस पर क्या पाई जाएगी एंटी। अब अंडाणु, अंडाणु एंटी फर्टिलाइजिन, तो अंडाणु की सतह पर फर्टिलाइजिन, शुक्राणु की सतह पर एंटी फर्टिलाइजिन, ध्यान में आपको रखना है। अब देखो क्लिडोइक प्रकार के अंडे पाए जाते हैं। क्लिडोइक प्रकार के जो अंडे हैं वो पाए जाते हैं
आप क्या बताओगे इसके अंतर्गत? क्लिडोइक प्रकार के जो अंडे हैं वो आपके एम्फीबिया में, स्तनियों में, पक्षियों में, प्रोटोथीरिया के अंदर किस में पाए जाते हैं? तो ये सबसे ये पहले समझें कि क्लिडोइक प्रकार के अंडे कैसे होते हैं। ऐसे अंडे जिनके चारों ओर एक कवच पाया जाता है। कवच के अंदर जो अंडे पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? क्लिडोइक अंडों की श्रेणी में आते हैं। तो कवच आपको पता है कि स्तनियों के अंडों में तो नहीं होगा, ना एम्फीबियों में होगा, और पक्षियों में होगा, प्रोटोथीरिया में होगा, और कीट के अंडों में क्या होगा? कवच पाया जाएगा। तो इसका उत्तर होगा 3, 4 और 5। क्योंकि कवच कहां पाया जाता है, कवच की आवश्यकता कहां होती है? जहां स्थल में जब अंडे कोई व्यक्ति स्थल, जो कोई पक्षी है जो स्थल में अंडे देगा तो उनको बाहरी आवरण क्यों दिया जाता है? क्योंकि रक्षा करने के लिए, उनका जो पीतक सूख ना जाए उससे रोकने के लिए क्या पाया जाएगा? कवच पाया जाएगा। उसके अंदर उनका जो पीतक है वो सुरक्षित रहता है। अब एम्फीबिया है, उन्हें जरूरत नहीं है, स्तनियों में वैसे ही पीतक नहीं होता। और आगे क्या है? पक्षियों में। ये जो है ऐसे अंडे हैं जो कि आपके नॉन क्लिडोइक की श्रेणी में आते हैं। सॉरी, पक्षी इसके अंतर्गत आएगा, स्तनी और एम्फीबिया। स्तनी और एम्फीबिया नहीं, ये आपको यहाँ इनके अंदर बाहर कवच हमारा पाया जाता है, जिसका उत्तर होगा 3, 4। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। क्लिडोइक अंडे, जिन अंडों के चारों ओर कठोर कवच पाया जाता है, ये अंडे उन जंतुओं में पाए जाते हैं जो स्थलीय आवास में पाए जाते हैं, जैसे पक्षी, सरीसृप और कीट के अंडे। नॉन क्लिडोइक, ऐसे अंडे जिनके चारों ओर कवच क्या होता है? अनुपस्थित होता है, नॉन क्लिडोइक अंडे कहलाते हैं। ये अंडे उन जंतुओं में पाए जाते हैं जो पानी में अंडे देते हैं, या सभी विविपेरस, जो स्तनी, विविपेरस के अंदर क्या आते हैं? स्तनी कह सकते हैं या एम्फीबिया कह सकते हैं, उन्हें कवच की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये इसकी थ्योरी है। इस प्रकार का वर्गीकरण अंड कवच के आधार पर अंडों का ये वर्गीकरण था जो किया गया कि इस प्रकार पर क्लिडोइक कवची अंडे और नॉन कवची अकवची अंडे जिनको बोलते हैं, नॉन क्लिडोइक और क्लिडोइक अंडे। यहां से भी प्रश्न एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। विदलन, निषेचित अंडों में विभाजन की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अंडा विभाजित नहीं होता है, केवल आकार में वृद्धि करता है। अब देखो, विदलन बहुत आसान और सरल टॉपिक है। यहां से हर बार कभी विदलन के प्रकार, कभी विदलन के तल, कभी विदलन सामान्य, विदलन से एक प्रश्न सेकंड ग्रेड में पक्का आएगा। पिछले में भी आए, आगे भी आएगा। देखो, विदलन में क्या होते हैं? समसूत्री विभाजन होते हैं, हमेशा ये ध्यान रखना है। और समसूत्र भी कौन से? बंद प्रकार के समसूत्री विभाजन। ये भी एक अच्छी टर्म है, प्रश्न पूछा जाता है कि खुले या बंद, बंद प्रकार के समसूत्री विभाजन पाए जाते हैं। विभाजित नहीं होता है, केवल आकार में वृद्धि होती है। गलत बात है। लगातार विभाजित होता है, आकार में वृद्धि नहीं होती। अंडे में ब्लास्टोमियर जो इसके अंतर्गत बनेंगे, ये जो टुकड़े इसके हो रहे हैं अंदर, कोशिकाओं का जो विभाजन हो रहा है, जिनको क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर। अब देखो, ब्लास्टोमियर तो बनेंगे, लेकिन ये आकार कभी नहीं बढ़ेगा। अंडे का जो आकार है वो सामान्य रहेगा, इसके अंदर विभाजन होंगे, बाहर इसका आकार नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब लगातार विभाजन होता है लेकिन आकार में वृद्धि नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। लगातार विभाजित होता है, आकार में वृद्धि होती है, गलत है। नए विभाजित होता है और नए आकार में वृद्धि होती है। विभाजित तो होता है लेकिन आकार में वृद्धि नहीं होती, इसलिए ये भी गलत है। तो इसका उत्तर नंबर आपका 2 सही होना चाहिए था। विदलन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कर सही कूट का चयन आपको करना है कि विदलन की इंटरफेज में केवल एस फेज होती है। बिल्कुल सही बात है। G1 और G2 क्या होती है? अनुपस्थित होती है। विदलन के दौरान ब्लास्टोमियर का आकार क्या होता है? बिल्कुल लगातार ब्लास्टोमियर छोटे होते जाते हैं, कटते जाते हैं, क्योंकि समसूत्री विभाजन होगा तो ब्लास्टोमियर क्या होंगे? छोटे होंगे। ब्लास्टोमियर कहते किसे है? विदलन के द्वारा विभाजित होने वाले खंड ब्लास्टोमियर कहलाते हैं। विदलन गेस्टुला के अंत तक देखे जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। विदलन के समय O2 का उपयोग घट जाता है, घटता नहीं है, बढ़ता है। O2 का उपयोग क्या होगा? क्योंकि विदलन होंगे, ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी जब जब विभाजन होंगे, तो इसका मतलब ये घटता नहीं है, क्या है? बढ़ता है। तो इसका उत्तर होगा 1, 2, 3 और 4। 122 का 1, 2, 3 और 4 आपका सही उत्तर होगा। एक नंबर आपका बिल्कुल सही है। तो ये थे आपके 122 प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न और देख लेते हैं, बाकी अगले पार्ट में अंदर हम करेंगे। इस प्रकार का विदलन जिसमें एक निश्चित ब्लास्टोमियर से भ्रूण के एक निश्चित भाग का निर्माण होता है, उन्हें हम मोजेक विदलन कहते हैं। क्योंकि ऐसे अंडे भी और ऐसे विदलन भी सेम है। 2 प्रकार के ऐसे होते हैं कि यदि पहले से डिसाइड नहीं होता है कि अंडे का या हमारे जीव का कौन सा भाग किसका निर्माण करेगा, ये हम निर्धारित और अनिर्धारित टर्म यूज करते हैं। जबकि निर्धारित के लिए हम क्या देते हैं? एक शब्द आपका मोजेक कह देते हैं। निर्धारित को क्या कहते हैं? इनडिटर्मिनेट कहते हैं। तो इसका होगा कि इस प्रकार के विदलन में एक निश्चित ब्लास्टोमियर से भ्रूण के एक निश्चित भाग का निर्माण होगा। ये निश्चित हो जाता है पहले से ही कि मनुष्य के अंदर जैसे एक्टोडर्म से क्या बनेगा, एंडोडर्म से क्या बनेगा, मेसोडर्म से क्या बनेगा, ये चीजें पहले से डिसाइड होती है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? मोजेक
या डिटर्मिनेट बोल सकते हैं इसको, डिटर्मिनेट पहले से डिसाइड है, डिटर्मिनेटेड होगा भी ये चीज ये बनाएगी, लेकिन अनिर्धारित में पहले से निर्धारित नहीं होता, जिसका उत्तर होगा आपका मोज़ेक विदलन। तो इस प्रकार का प्रश्न भी एग्जाम के अंदर, ये अलग प्रकार का टाइप है, यहां से भी प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। ये वीडियो हमारा पहला पार्ट के अंदर हमने 123 प्रश्न कर लिए, मतलब बायो के हमने 17-18 प्रश्न जो देखे हैं। इस प्रकार के एग्जाम में प्रश्न आने की संभावनाएं रहती है, आपको इसी प्रकार के प्रश्नों का बार बार अभ्यास करना है। तो आगे के वीडियो में हम अगले पार्ट के अंदर जो बचे हुए प्रश्न है वो देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।